कैसी लगी आइसक्रीम सौम्या? वाह मामा, ये आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम बच्चे। अंकुर देखता है कि रितु साइड में मुंह फुलाई खड़ी है। फिर वो उसके पास आइसक्रीम लेकर जाता है। ये लो रितु, तुम्हारा फेवरेट केशर पिस्ता फ्लेवर। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मुझे अभी कुछ भी नहीं खाना है। खुद ही खाते बैठो अपनी भांजी के साथ। लेकिन रितु, प्लीज अंकुर, अब यहाँ सड़क पर मेरे साथ बहस शुरू मत करो। पहले ही मेरा मूड काफी खराब हो चुका है। रितु अंकुर से कोई बात ही नहीं करती। फिर घर जाने के बाद, अरे रितु, कब तक गुस्से में रहोगे? अब हम भी क्या कर सकते हैं? दीदी ने ऐन वक्त पर सौम्या को हमारे साथ भेज दिया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कल हम दोनों फिर से बाहर जाएंगे। पक्का प्रॉमिस। तुम तो चुप ही रहो अंकुर। ये सब दीदी जानबूझकर करती है। अरे उनके कारण मुझे कोई भी खुशी नहीं मिल पाती। और अब तो मुझे उनसे ज्यादा गुस्सा तुम पर आ रहा है, क्योंकि तुम तो बस भीगी बिल्ली बनकर रहते हो और उन्हें कुछ भी नहीं कहते। अरे कम से कम मेरे लिए तो कुछ बोल लिया करो। कब तक उनके आदेश का पालन करते रहोगे? इतना कहकर रितु कंबल ओढ़कर सो जाती है और बेचारा अंकुर उसे कुछ भी नहीं कह पाता। फिर एक दिन रितु और तन्वी दोनों मायके में नंदिता से मिलने जाते हैं। रितु वहां पर साड़ी पहने हुए आती है, वही तन्वी ने मॉडर्न कपड़े पहने होते हैं। अरे वाह वाह वाह, मेरी तन्वी कितनी प्यारी लग रही है। पहली बार मैं तुझे इस तरह से देख रही हूँ। तुझे किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची। शुक्रिया माँ। रितु तो बस तन्वी को ही देखती रह जाती है। फिर दोनों बहनें खाना खाते हैं और फिर वो तीनों बातचीत करने लगती है। और बता रितु, तेरे ससुराल में सब कुछ कैसा है? पूछो ही मत माँ, आपने तो मेरी शादी बहुत ही गलत घर में कराई है। क्या? अरे लेकिन तू ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? तो फिर और मैं क्या बोलूं माँ? मेरे सास ससुर गांव में रहते हैं, पति दिन भर ऑफिस में रहता है और मेरी ये बेवकूफ ननद दिन भर सास की तरह मुझ पर अत्याचार करती रहती है। ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसा मत करो, ये बनाओ वो बनाओ। पक चुकी हूं मैं इन सब से। हे भगवान, ये तू क्या बोल रही है रितु? फिर क्या माँ? अरे वो मुझसे दो मीठी बातें भी नहीं करती है। उस घर में जाकर तो मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ माँ। फिर तो सही है, क्योंकि तू भी तो वैसी है। और मुझे पक्का पता है कि आगे चलकर तेरी और तेरी ननंद की बहुत अच्छी जमेगी। क्या माँ, आप भी यहाँ मैं आपको मेरा दुखड़ा सुना रही हूँ और आप है कि मुझे ताने दे रही हो। अरे मजाक कर रही हूँ बाबा, इतनी भी दुखी मत हो। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। वैसे तन्वी, तेरे ससुराल में सब कुछ कैसा है बेटा? मेरा ससुराल मेरा ससुराल नहीं, बल्कि मेरा दूसरा मायका बन चुका है। वहां पर सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा तो मेरी ननंद डिम्पल। अरे वाह, क्या बात है बेटा। हाँ माँ, डिम्पल ने तो मुझे हीरे के झुमके भी दिए हैं और अपने आधे से ज्यादा कपड़े भी दिए हैं। वो हर तरह से मेरा अच्छे से ख्याल रखती है। भगवान ऐसी ननंद सबको दे। और अगर सच कहूं तो उसके साथ मेरा नाता ननंद का नहीं, बल्कि एक पक्की सहेली या बहन जैसे बन चुका है। चलो अच्छा है, ये सब सुनकर मेरे मन को तसल्ली मिल गई बेटा। तन्वी और उसकी ननंद के बारे में सुनकर रितु को मन ही मन जलन होने लगती है। फिर जाते समय, सुन लो तन्वी, मेरे ससुराल में तो मेरी ननंद ने मुझे साड़ियां ही पहनने के लिए कहा है और मुझे तो साड़ियों के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। तो तू चल ना मेरे साथ बाजार में, मुझे कुछ साड़ियां खरीदनी है अभी। हाँ तन्वी, शादी से पहले तो मैं बस मॉडर्न ही कपड़े पहनती थी और मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इस तरह से फूटी निकलेगी और मुझे इतना कठोर ससुराल मिलेगा। लेकिन दीदी, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मुझे अभी डिम्पल के साथ बाहर जाना है। हम दोनों ने पहले से ही प्लान करके रखा था, इसीलिए। क्या तू उसके साथ बाहर जा रही है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इतना बोलकर तन्वी वहां से चली जाती है
और उसकी बातें सुनकर रितु एकदम हैरान रह जाती है। जिस लड़की को आज तक मैं इनकार करती रही, आज उसी लड़की ने मुझे इनकार किया और वो अपनी ननंद के साथ चली गई। बहन से प्यारी तो उसके लिए ननंद हो गई है। फिर एक दिन जब रितु अपनी सहेली के जन्मदिन के लिए बाहर जा रही होती है, तभी करीना उसे रोक लेती है। अरे ओ मोहतरमा, कहाँ चली है तोहफा लेकर? और क्या है इसमें? अरे दीदी, वो मैं बाहर जा रही हूँ, आज मेरी पक्की सहेली का जन्मदिन है ना, तो उसी की पार्टी में जा रही हूँ। क्या बाहर जा रही है तू? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है किसी पार्टी शार्टी में जाने की। चुपचाप घर में बैठो और लाओ, ये तोहफा मुझे दे दो, ये मेरे या मेरी सहेली को देने में काम आ जाएगा। इतना कहकर करीना रितु के हाथ से वो तोहफा छीन लेती है। लेकिन दीदी, आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रही? मैंने तो घर के सारे काम भी कर दिए हैं। देख रितु, अभी थोड़ी देर में घर पर मेरी सारी सहेलियां आ जाएगी, तो उनकी सेवा कौन करेगा? तुम्हें ही करनी होगी ना। अब चलो जाओ, तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाना शुरू कर दो। ठीक है दीदी। रितु को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखती है और उसे ना चाहकर भी अब सारा खाना बनाना ही पड़ता है। और जब करीना की सहेलियां आती हैं, तभी उनकी सेवा भी उसे ही करनी पड़ती है। अरे बाबा नहीं, अभी बस हो गया। ये सारे समोसे और कचौरियां खाकर तो मैं आज के दिन में ही मोटी हो जाऊंगी। क्या तू भी मालविका, इतने में कोई मोटा होता है क्या? वैसे मानना पड़ेगा करीना, तूने अपनी नौकरानी को बड़ी अच्छी तरह से ट्रेन किया है। खाना बनाने से परोसने तक ये हर काम एकदम सही से कर रही है। क्या कहा? नौकरानी? अरे क्या हुआ करीना, तू हंस क्यों रही है? अरे बाबा, ये मेरी भाभी है। क्या? लेकिन कोई बात नहीं, तू इसे एक प्रकार से नौकरानी ही समझ सकती है। फिर तो सही है तेरा। करीना और उसकी सहेलियों को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर रितु का गुस्सा और बढ़ने लगता है और उसे अब वो दिन याद आता है जब उसने तन्वी के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया होता है। मैंने तो आज तक किसी की भी कोई बात सुनकर नहीं ली, लेकिन आज मुझे खुद का ही मजाक बनते हुए देखना पड़ रहा है। मन तो ऐसे कर रहा है कि एक एक के खाने में जहर मिलाकर दे दूं। नालायक औरतें, सत्यानाश हो इन सब का, और खास करके मेरी जालिम ननंद का। वही दूसरी तरफ तन्वी और पीयूष दोनों बाहर घूमने जा रहे होते हैं। ऑल सेट तन्वी, वैसे एक बात कहूँ, दिन ब दिन तुम कुछ ज्यादा ही सुंदर होती जा रही हो। ओफो पीयूष, तुम भी ना हर रोज मेरी तारीफ करते हो, और कभी कभी तो मुझे तुम्हारी तारीफों पर शक भी होता है कि कहीं तुम बस मेरा दिल रखने के लिए ये सब बोल रहे हो। ये सब कुछ भी नहीं है मेरी जान, वाकई में मैं तहे दिल से कह रहा हूँ। और तन्वी, मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ जो मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली, वरना आजकल के इस जमाने में तुम्हारी जैसी साफ दिल लड़की मिलना कितना मुश्किल है। शुक्रिया पीयूष, लेकिन तुमसे ज्यादा तो मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे अपने ससुराल में इतना प्यार और अपनापन मिल रहा है, वो भी पहले दिन से ही। उतने में वहां पर डिम्पल आ जाती है। अरे डिम्पल, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। चलो अब तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। हाँ डिम्पल, क्योंकि माँ तो अब मंदिर गई है और वो सीधे 5 से 6 घंटे बाद ही आएगी, क्योंकि वहां पर आज कोई कार्यक्रम है। तो तू घर पे रहकर क्या करेगी? खामखा बोर हो जाएगी। इससे अच्छा तू हमारे साथ चल। नहीं भैया भाभी, आप दोनों ही जाकर आओ और खूब मजे करना, क्योंकि मैं अकेली अब मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए अपनी पसंदीदा फिल्म देखने वाली हूँ। लेकिन डिम्पल, नहीं भाभी, मैंने कहा ना कि मैं फिल्म देखने वाली हूँ, तो मैं बोर कैसे हो जाऊंगी? और वैसे भी मुझे आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना है, और ये आप दोनों का पर्सनल टाइम है और हमें हर किसी की प्राइवेसी की इज्जत करनी चाहिए। सबका अपना अपना निजी समय होना ही चाहिए।
और भैया थोड़ी ना रोज आपको कहीं लेकर जाते हैं। आज उन्हें छुट्टी है, तो आप दोनों ही बाहर घूम कर आ जाओ और खूब मजे करना। डिम्पल की ये बातें सुनकर तन्वी अब भावुक हो जाती है। ना जाने कौन से पुण्य किए थे मैंने, जो मुझे तुम्हारे जैसी इतनी समझदार और दिलदार ननद मिली। तन्वी बिल्कुल सही कह रही है डिम्पल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम तन्वी के लिए जो भी करती हो ना, वो सब मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है। हे भगवान, क्या आप दोनों भी ये शुक्रिया वगैरह बोलकर एक पल में ही मुझे पराया कर दिया। जाओ, अब से मैं आप दोनों से बात ही नहीं करूंगी। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ डिम्पल, हम तुम्हें पराया नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने दिल की बात बता रहे हैं। और जो अपना है वो कभी पराया हो ही नहीं सकता। वो तो है। और आप दोनों को मेरा ढेर सारा प्यार। अब चलिए, सारा वक्त अगर यही बातचीत करने में जाया करोगे तो घूमने कब जाओगे? अरे हाँ बाबा, जा रहे हैं। और तुम भी अपना ख्याल रखना, और अगर कुछ लगे तो मुझे फोन करना, ठीक है ना? हाँ भैया, अगर मुझे कुछ लगा तो मैं आपको फोन कर दूंगी। और अब आप मेरी चिंता मत कीजिए और भाभी के साथ एंजॉय कीजिए। ठीक है डिम्पल, आते हैं हम जल्दी। बाय। हाँ भैया भाभी, बाय। फिर तन्वी और पीयूष दोनों घूमने चले जाते हैं, जहाँ गुजरते दिनों के साथ साथ तन्वी और उसकी ननद के बीच प्यार बढ़ते ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ रितु और उसकी ननद के बीच में तनाव बढ़ने लगता है। फिर एक रोज, हे भगवान, अरे रुक जा रितु, ये तू अभी क्या करने जा रही थी? क्या करने जा रही थी मतलब? आप देख सकती हो ना दीदी कि मैं रात का खाना बना रही हूँ। अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हें यह पता नहीं है क्या कि नवरात्रि के दिनों में प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं करते हैं? इतना भी सिखाया नहीं क्या तुम्हारे मायके वालों ने? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, डफ्फर कहीं की। माफ करना दीदी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि नवरात्रि के 9 दिनों में प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। हमारे घर में तो सब चलता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इस दाल की जगह दूसरी दाल बना देती हूँ, वो भी बगैर प्याज और लहसुन वाली। अरे अपनी घास चढ़ने गई हुई अक्ल को जरा ठिकाने पे लाओ, फिर काम करो। समझ गई ना? मेरे पास क्या इतना फालतू का समय नहीं है जो मैं तुम्हें बार बार आकर ये समझाती बैठूं। इसीलिए अब नालायक होना छोड़कर समझदार बनो, बेवकूफ कहीं की। बस दीदी, अरे मांग ली ना मैंने आपसे माफी, फिर भी बार बार आप मुझे कुछ ना कुछ सुनाती ही रहती हो। मैं हर बार चुपचाप आपका सुनकर लेती हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप बोलती ही जाओ। अरे ओ हीरोइन, आवाज नीचे करके बात कर मुझसे। मैं तेरी ननद हूँ, कोई सहेली या पड़ोसन नहीं। आज तो तूने मुझसे इस तरीके से बात कर ली है, लेकिन आइंदा से मेरे साथ यूं आवाज चढ़ाकर बात करने की हिम्मत भी मत करना, समझी कि नहीं? करीना की बातें सुनकर रितु अब चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब रितु बाजार में सब्जियां लेने जाती है, तभी वो वहां पर तन्वी और डिम्पल को एक बड़े से मॉल के बाहर निकलते हुए देखती है। अरे तन्वी, तू यहाँ पर? अरे दीदी आप? मैं तो अभी मॉल में गई थी डिम्पल के साथ। हेलो दीदी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डिम्पल। लेकिन तन्वी, तू मॉल के महंगे और स्टाइलिश कपड़े कब से पहनने लग गई? शादी के पहले तो तू कभी मॉल भी नहीं जाती थी। हाँ दीदी, अब समय के साथ तो बदलना ही पड़ेगा ना, और मुझ में आए इस बदलाव का सारा श्रेय मेरी प्यारी ननन को जाता है। इसी के कारण ये सब हो पाया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही हो दीदी? आप भी मॉल में जा रही हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पर सब्जियां लेने आई थी। ओह, ऐसी बात है क्या? फिर वो तीनों वहां पर बातचीत करते हैं, और फिर तन्वी और डिम्पल कार में सवार होकर वहां से चले जाते हैं। एकदम से बदल चुकी तन्वी की जिंदगी को देखकर रितु की आंखें अब फटी की फटी रह जाती हैं। ये तन्वी तो मॉल में मस्त मस्त फैशनेबल कपड़े खरीद रही है, और मैं यहाँ पर आलू गोभी और भिंडी खरीद रही हूँ।
हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। क्योंकि तेरी बेटी ने ये महंगा शोपीस तोड़ दिया है। नहीं मम्मा, मेरा विश्वास करो, मैंने ये शोपीस नहीं तोड़ा है। मैं तो वहां दूसरी तरफ खेल रही थी। अरे जब परी कह रही है कि इसने ये शोपीस नहीं गिराया है तो तुम इस पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? परी तेरी तरह झूठी बिल्कुल नहीं है। काव्या बहू, परी ने ही ये शोपीस तोड़ा है। मोनिका झूठ नहीं बोलेगी। बच्ची है वो, खेलते खेलते हाथ लग गया होगा उसका, और नहीं तो क्या। और अब इसकी भरपाई तो तुझे ही करनी पड़ेगी, वरना मैं तुझे और तेरी बेटी को इस घर में रहने नहीं दूंगी। क्या? हाँ, पूरे 40,000 का शोपीस था ये, लेकिन तुझ जैसी गरीब से मैं 30,000 ही लूंगी। 2 महीने में 15,000 करके दे देना, और अगर नहीं दिए तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर निकल जाए यहाँ से। समझी कि नहीं? तू ये जो कुछ भी कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। तुझे अपने कर्मों के फल जरूर मिलेंगे। देखना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना किसी पाप से कम नहीं है। मैं जानती हूँ कि इस काव्या की कमजोरी यही है कि ये घर छोड़कर जा ही नहीं सकती, इसीलिए मैंने ये चाल सोच समझ कर चली है। वो शोपीस तो वैसे भी पुराना हो चुका था। अब मुझे उस 10,000 के शोपीस के लिए 30,000 रुपए मिलेंगे। इसी बात को सोच सोच कर बेचारी काव्या ऑफिस में काम करते वक्त फिर से रोने लगती है। तभी उसके पास अमित आता है और इस बार वह रोते रोते अमित के सामने सारी बातें बता देती है। क्या काव्या, तुम कितनी गलत जगह पर हो, तुम्हें इसका अंदाजा भी है क्या? अरे तुम खुद ही कमाती हो, इतनी होनहार हो, तो निकल जाओ ना उस घर के बाहर और रहो अकेले अपनी परी के साथ। आखिर तुम्हें उस नरक में क्यों रहना है? नहीं अमित, ये सब कहने के लिए आसान है, लेकिन करने के लिए बहुत मुश्किल है। परी उस घर का खून है, और मेरा भी इस दुनिया में माँ जी और देवर जी के अलावा कोई भी नहीं है। अरे लेकिन जिस घर में तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की कोई इज्जत नहीं करता, उस घर में रहने का क्या फायदा? अगर रहना ही है तो कहीं और रह लो ना फिर। बाहर का काम भी करो और घर का काम भी करो। ये सब तो सरासर गलत है काव्या। मैं बाहर निकल सकती हूँ, अकेली भी रह सकती हूँ, पर मुझे अपने सास और देवर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल वह जरूर बदलेंगे। और अमित, एक औरत का अकेले एक बेटी के साथ रहना जमाने में खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए मुझे डर लगता है। अरे डर का सामना नहीं करोगी तो वो खत्म कैसे होगा? और किसने कहा है कि तुम्हारे इस दुनिया में कोई भी नहीं है? मैं हूं ना, तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे पास। तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकती हो। मेरी माँ वैसे भी दिन भर अकेली ही रहती है, उन्हें भी परी का साथ मिल जाएगा। नहीं अमित, मैं किसी को भी परेशानी नहीं देना चाहती। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इतना कहकर काव्या अपना काम करने लग जाती है। मैं जानता हूँ काव्या कि तुम अकेले जीने से घबरा रही हो, लेकिन तुम्हें उस नरक से निकलना ही होगा। मुझे कुछ भी करके काव्या को समझाना होगा। अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे ही सही। फिर कुछ ही दिनों बाद मोनिका दीप को चेन बनवा कर देती है, लेकिन जब यामिनी उस चेन को देखती है तभी, अरे दीप बेटा, ये सोने की चेन है? हाँ माँ, मोनिका ने बनवाई है मेरे लिए। 2 दिन पहले ही बनवाई थी, लेकिन मैंने आज पहना है। अच्छी है ना? अच्छी तो है बेटा, लेकिन ये सोने की चेन लग नहीं रही। क्या? अरे आप क्या कह रहे हो माँ जी? ये असली सोने की चेन है। इस बुढ़िया का पैर तो कब्र में जा चुका है, लेकिन इसकी आंखें अभी तक एकदम तेज है। नालायक कहीं की। नहीं बहू, ये सोने की चेन नहीं है, बल्कि एक नकली चेन है।
मुझे सोने के अच्छे से पारख है, क्योंकि मैंने एक सुनार की दुकान पर काम किया है। अरे मोनिका, माँ कह रही है तो सच ही होगा ना? हाँ बेटा, तू चाहे तो जाकर सुनार से भी जांच करवा सकता है। फिर दीप जाकर सुनार के पास उसकी जांच करवाता है। तभी ये साबित हो जाता है कि वो चेन असल में नकली ही है। तभी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो एकदम असली चेन बनवाई थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस सोनार से भी मिलवा सकती हूँ। उसने खुद जांच कर दिखाई थी मुझे। लेकिन दीप, कहीं तुम इन 2 दिनों में इस चेन को कहीं छोड़कर तो नहीं गए थे ना? हाँ मोनिका, मैंने इस चेन को अपने ऑफिस के बैग में रखा था, और बैग तो मैं ऑफिस के एक अलग रूम में ही रखता हूँ। हर कोई अपनी बैग वहीं पर रखता है। इसका मतलब तुम्हारी सोने की चेन किसी ने चुराई है और उसकी जगह पर ये नकली चेन रख दी है। हाँ बेटा, मुझे भी यही लग रहा है। एक काम करो, अपने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज देखो ना, क्या पता उस चोर के बारे में पता चल जाए। नहीं मोनिका, हमारे ऑफिस में पिछले कुछ दिनों से सारे सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ गए हैं। अब अगले हफ्ते ही लगवाए जाएंगे। अरे मेरे बुद्धूपति, इसे खबर भी नहीं है कि मैंने इसे नकली चेन दी है। मैं जानती थी कि इसे नकली और असली सोने का फर्क नहीं पता है, लेकिन इस बुढ़िया को पता चल गया और फिर से बातों बातों में ये मामला मुझे यही दबाना होगा। अरे बाप रे, अब इसका मतलब यही है कि वो चेन तो चली गई हमारे हाथ से। हाँ माँ जी, लेकिन तुम चिंता मत करो दीप, मैं तुम्हें अगले महीने नई चेन दिला दूंगी। तभी वहां पर काव्य आती है। वाह, क्या बात है मोनिका। अरे तुझे क्या लगता है, तेरी चालें और तेरी झूठी बातें किसी को समझ में नहीं आती क्या? तू माँ जी और देवर जी को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। देवर जी, माँ जी, हर बार जब जब ये आप दोनों को कुछ देने का वादा करती है, तभी या तो वो पैसे चोरी हो जाते हैं, या फिर कभी सोने की असली चेन नकली चेन से बदल जाती है, या फिर कभी सर्वर इशू हो जाता है। ऐसे ही कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, क्योंकि ये सारा इसका नाटक रहता है। क्या? हाँ, ये सारा नाटक इसीलिए करती है ताकि इसके जेब से एक पैसा भी खर्च ना हो, और अगर खर्च हो भी जाए तो भी ये चोरी करके वापस अपने पास रख लेती है। माँ जी को दिए गए पैसों को भी इसी ने चुराया होगा, क्योंकि ये तो सोचने वाली बात है, जब मैं माँ जी के कमरे में गई ही नहीं थी तो मेरे झुमके वहां पर कैसे पहुंचे? ये बस आप दोनों को पैसों और कीमती चीजों की झूठी आशा देकर अपने काबू में रखना चाहती है, ताकि आप दोनों इसके नौकर बने रहे और ये इस घर पर राज करती रहे। काव्या के मुंह से अपना सारा सच सुनकर मोनिका गुस्से से आग बबूला हो जाती है। बस, बहुत बोल गई हो आप भाभी, अब चुप हो जाइए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे उम्र और रिश्ते में बड़ी है। मुझे गुस्सा मत दिलाइए, और नहीं तो क्या। अरे मेरी मोनिका बहू ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये एक अमीर घर की बेटी है और घर में वाकई में चोरियां हुई है, और ये आखिर हमें कुछ देने के लिए कंजूसी क्यों करेगी? इसके जैसा खुला मन तो किसी के पास नहीं है। और आप तो हमें सफाई दो ही मत काव्या भाभी। मैं और माँ अच्छे से जानते हैं कि मोनिका कितनी सच्ची है। अरे वो तो आप है जो इससे जलती हो, और हम दोनों को इसके खिलाफ करना चाहती हो, इसीलिए आप फूट डाल रही हो ना। और भाभी, आइंदा से मेरे साथ इस तरह से पेश आई तो मैं आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। काव्या को वो तीनों खूब सुनाते हैं, जिस कारण वो फिर एक बार घर से निकलने वाली बात सुनकर चुप हो जाती है। वैसे अगर ये काव्या घर के बाहर गई तो सबसे बड़ी मुसीबत तो मेरे लिए ही हो जाएगी, क्योंकि इसके पैसे जो आना बंद हो जाएंगे और मुझे इन दोनों फटीचर माँ बेटे को संभालना होगा। अपनी मुफ्त की नौकरानी जेठानी ना चाहे, इसीलिए मुझे इसके मन में ये डर पैदा करना होगा कि मैं इसे घर से बाहर भी निकाल सकती हूँ।
काव्या को अब मोनिका का असली चेहरा दिख चुका था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद अचानक से यामिनी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, माँ जी ठीक तो हो जाएगी ना? रिपोर्ट्स आ गई क्या उनकी? क्या हुआ है उन्हें? उनका बुखार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उन्हें हद से ज्यादा कमजोरी आई है और वो बेहोश हो गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। फिर काव्या अब अपने काम पर छुट्टी लेती है और घर के सारे काम निपटा कर वो बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाती है और वो अपनी सास की देखरेख करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। ये लीजिए माँ जी, ये दाल खिचड़ी मैंने आपके लिए लाई है। चलिए उठकर बैठ जाइए, मैं आपको खिला देती हूँ। हाँ बहू। मोनिका उन दोनों को हॉस्पिटल के रूम के बाहर से देख लेती है। प्यार तो ये करती है अपने देवर और सास से, इसीलिए इस बुढ़िया की इतनी चिंता कर रही है, वरना अभी तक तो ये इनसे लड़ भी चुकी होती। लेकिन अब तो दीप हॉस्पिटल का पूरा बिल मुझसे ही भरवाएगा, लेकिन मैं पैसे बिल्कुल नहीं भरना चाहती और उसके लिए मुझे कोई ना कोई चाल तो चलनी ही होगी। फिर मोनिका एक आदमी से मिलती है। सुनो, मैं जब हॉस्पिटल की कुर्सी पर पैसों की थैली रखूंगी, तब तुम वहां पर आकर तुरंत उसे चुरा कर ले जाना और फिर मुझे वो पैसे वापस दे देना। लेकिन हाँ, याद रहे, तुम मास्क पहनकर ही आना, ताकि कोई तुम्हारी शक्ल ना पहचान सके। ठीक है मैडम जी, आप एकदम बेफिक्र रहिए। अब देखना, मैं पैसे देकर माजी और दीप की नजर में अच्छी भी बन जाऊंगी और इस चाल से मुझे मेरे पैसे वापस भी मिल जाएंगे। मोनिका हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए वह पैसों की थैली लाती है और उसे कुर्सी पर रख देती है और वो आदमी मास्क पहनकर वहां पर आता है और थैली चुरा कर ले जाता है। हे भगवान, अभी तो मैंने पैसों की थैली यहीं पर रखी थी और उसमें पूरे 15,000 रुपए थे। कहाँ चली गई वो थैली? मोनिका, वो थैली यही कहीं होगी, जरा सही से ढूंढो। वो लोग उस थैली को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो थैली उन्हें मिलती ही नहीं और हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि किसी चोर ने वो थैली चोरी की है। देखा ना भाभी, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मेरे माजी और दीप के पैसों पर किसी चोर की नजर है। हाँ मोनिका, ये पक्का वही चोर होगा जिसने माँ के पैसे और मेरी सोने की चेन चुराई है। लेकिन अब क्या करें? अब हॉस्पिटल का बिल कैसे भरेंगे हम लोग? पापा और माँ तो 5 दिनों के लिए आश्रम रहने गए हैं, तो उनसे भी कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। पैसे मिलना तो दूर की बात है। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैंने परी की फीस के लिए बचा कर रखे थे, मैं उन्हें इस्तेमाल कर लेती हूँ। पैसों का क्या है, बाद में कमाए जा सकते हैं, लेकिन अभी माँ जी की सेहत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर काव्या अपने सास का हॉस्पिटल का बिल भरती है और वो आदमी बाद में मोनिका को पैसे वापस लौटा देता है। यही तो चाहती थी मैं कि काव्या की कही गई बात कि मैं नाटक कर रही हूँ और मैंने ही चोरी की है, ताकि मेरे पैसे मुझे वापस मिल सके। और ये सब झूठ साबित करने के लिए मुझे एक नकली चोर बुलाना पड़ा और उससे ये सब करवा के मुझे मेरे पैसे भी वापस मिल गए और दीप और माजी की नजर में मैं अच्छी भी बन गई। काव्या के इतना सब करने के बाद भी दीप और यामिनी दोनों उसके साथ वैसे ही पेश आते हैं जैसे पहले से आते थे। फिर एक रोज मोनिका अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ यार, मेरी तो ऐशी है यहाँ पर। सास और पति को पैसों की झूठी आशा देकर मैं उन पर मस्त राज करती हूँ। जेठानी घर और बाहर दोनों के काम करती है और मैं तो बस महारानियों की तरह हुकुम फरमाती हूँ। अरे मैं क्या पागल हूँ क्या, जो अपनी सास और पति के ऊपर पैसे उड़ाऊं। तभी अचानक से वो पीछे देखती है।
तभी वहां दरवाजे पर यामिनी खड़ी होती है। ओ तेरी, लगता है इस बुढ़िया ने सब कुछ सुन लिया। अब क्या होगा? आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आओ आओ बहू रानी, गृह प्रवेश करो। जी माँ जी, ये सब क्या नौटंकी चल रही है माँ? आप ये सब होने कैसे दे सकती हो? भैया ने एक किन्नर से शादी की है, लोग क्या बोलेंगे हमें? हाँ विभा, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो वो सरासर गलत है। इस रिश्ते को मत स्वीकारो। इस मूर्ख ने तो एक लड़का होकर एक किन्नर से शादी की है। छी, शर्म आ रही है मुझे तो। राजदीप जी, क्या एक किन्नर इंसान नहीं होती क्या? थोड़ी देर पहले मोहित ने ही आप सबको साफ साफ बताया है कि उसे किसी शरीर लिंग या किन्नर से नहीं, बल्कि लज्जो की आत्मा से, उसकी रूह से प्यार हुआ है। और मेरे बेटे की खुशी जिसमें है, मेरे लिए तो वही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच माँ, मेरे प्यार को समझने के लिए और लज्जो और मेरे रिश्ते को स्वीकार कर उसे इज्जत और प्यार से अपनाने के लिए। हाँ माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। पापा जी, सोनल, आप दोनों चाहे मुझे स्वीकारो या ना स्वीकारो, लेकिन मैं अपना बहू और भाभी होने का फर्ज पूरी शिद्दत से निभाऊंगी। राजदीप और सोनल तो लज्जो से बात ही नहीं करते, लेकिन फिर भी लज्जो उनके साथ बात करती है। वही बस्ती में जब हीरा और वो दूसरी किन्नर घर आती है, तभी वो अप्सरा को बोलती है कि लज्जो कहीं भाग चुकी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे लज्जो तुम दोनों को छोड़कर भाग कैसे सकती है? पता नहीं अम्मा, मैं और दुलारी हम दोनों पकोड़े खा रहे थे, उतने में 1 मिनट में ही वो गायब हो गई। हाँ अम्मा, हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिली। हाय राम, मुझे तो लगा ही था कि ये नास पिटी नालायक लज्जो एक ना एक दिन कुछ ऐसा ही कांड करेगी। अरे फोन लगा कर दे मुझे, जल्दी फोन लगा उसे। हाँ हाँ अम्मा, अभी लगाती हूँ। फिर अप्सरा जब लज्जो को फोन लगाती है, तभी उसका कॉल मोहित उठाता है और वो गुस्से से अप्सरा को कहता है, देख अप्सरा, अब लज्जो तेरी चेला नहीं रही, मेरी धर्मपत्नी बन चुकी है। इसीलिए आइंदा से इस नंबर पर फोन मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या? लज्जो ने शादी कर ली? अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो एक किन्नर है और एक किन्नर कभी सुहागन नहीं बन सकती। ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। वो तेरे साथ नहीं रह सकती। भेज दे उसे वापस हमारे पास, क्योंकि वो दुनिया उसके लिए बनी ही नहीं है। ये तय करने वाली तुम होती कौन हो? अरे तुमने उसे पाला पोसा है, लेकिन बचपन से लेकर आज तक उसने भी काम किए हैं। और खबरदार, जो मेरी लज्जो पर आंख उठाकर भी देखा तो अब मेरी लज्जो उस नर्क में कभी वापस नहीं जाएगी। चल रख फोन। मोहित की बातें सुनकर अप्सरा गुस्से से लाल हो जाती है। ये नहीं हो सकता, वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है? अरे मैंने उसे बचपन से संभाला है, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया ये सब, लेकिन ये सब तुम दोनों को जरूर पता होगा। क्यों? है ना? बताओ मुझे जल्दी, ये आखिर बात क्या है? नहीं अम्मा, हमें कुछ भी नहीं पता। हाँ अम्मा, हमारा यकीन कीजिए। अरे चुप करो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण वो यहाँ से चली गई। एक चेला मेरा कम हो गया, और आज तो मैं तुम दोनों की ऐसी खाल उधेड़ूंगी कि तुम दोनों फिर कभी किसी की मदद नहीं कर पाओगी और करने के बारे में सोचोगी भी नहीं। फिर अप्सरा हीरा और दुलारी को खूब मारती है, लेकिन वो दोनों अपनी सहेली लज्जो के लिए मार खा लेती है।
और मन ही मन में लज्जो की शादी के लिए बहुत खुश भी होती है। वही दूसरी तरफ, माँ, आपने थोड़ी देर पहले ये सब क्या किया है? अरे भैया इतने स्मार्ट दिखते हैं और उनके लिए तो आपको एकदम टॉप क्लास लड़की चाहिए थी ना, तो फिर आपको आज ये क्या हो गया? हाँ विभा, अरे तुमने उस किन्नर को स्वीकारा भी कैसे? तुम्हें पता भी है क्या कि आज तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है? उस नालायक मोहित के कारण हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मुझे सब पता है और आप दोनों जो भी कह रहे हैं वो सब सही और जायज है, लेकिन अगर मैं उस वक्त वहां तमाशा करती तो हमारा बेटा हमसे दूर हो जाता। उस पर इस समय प्यार का भूत सवार हो चुका है और ऐसे में वो हमारे खिलाफ जाकर बगावत करने में भी पीछे नहीं हटता। तो फिर अब हम क्या करें माँ? अब तुम दोनों बस देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। हमें उस किन्नर को मोहित से अलग करना ही होगा और वो कैसे करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और देखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो दोनों अलग हो जाएंगे और तब मैं अपने मोहित के लिए मेरी मनपसंद लड़की लाऊंगी। फिर लज्जा और मोहित को अलग करने के लिए अब विभा अपनी चाल चलना शुरू करती है। एक दिन वो और सोनल दोनों मोहित की कॉलेज फ्रेंड नताशा से मिलते हैं और वो उसे कहते हैं, नताशा, तुम्हें बस उसे क्लब लेकर जाना है और उसे ढेर सारी शराब पिलाकर उसके साथ घर वापस आना है। और हाँ, उसके शर्ट पर अपने लिपस्टिक का निशान छोड़ना मत भूलना, ठीक है ना? और हाँ, भैया शायद तुम्हारे अकेले के बुलाने पर ना आए, इसीलिए उनसे कहना कि कॉलेज के बाकी दोस्त भी आने वाले हैं, तभी वो वहां पर आएंगे। अच्छा ठीक है सोनल, आप दोनों चिंता मत कीजिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। फिर नताशा प्लान के मुताबिक मोहित को क्लब बुलाती है और उसे ढेर सारी शराब पिलाकर घर लेकर जाती है। और रात में मोहित को देखकर घर के सभी लोग हैरान रहते हैं। मोहित, तुमने इतनी सारी शराब कैसे पी ली? मोहित जी, देखिए ना राजदीप अंकल, अब आपका बेटा मेरा हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। बोल रहा था कि उसे आज की रात मेरे साथ ही बितानी है, पर इसकी हालत देखकर मुझे इसे यहाँ पर लाना पड़ा, वरना ये अकेला कैसे आता। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो भैया को यहाँ पर लेकर आई। चलो तो फिर मैं चलती हूँ, मेरे मोहित बेबी का ख्याल रखना। इतना बोलकर नताशा वहां से चली जाती है और लज्जा को बहुत दुख होता है। और अगले दिन जब वो मोहित के शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखती है तब उसे बहुत दुख होता है। अरे मेरी बीवी साहिबा, क्या हुआ है आपको? आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? आपने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन ये सच्चाई कोई बदल नहीं सकता कि मैं एक किन्नर हूँ और आप एक आदमी। आप कल उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? आपके शर्ट पर लिपस्टिक के निशान भी है और आपने आखिरकार ये साबित कर ही दिया कि आपका प्यार कितना खोखला और झूठा है। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो लज्जो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी कसम, मैंने नताशा के साथ कुछ नहीं किया है और तुम अपने आप को क्यों दुखी करके ले रही हो? मैं ऊपर वाले की सौ खाकर कह सकता हूँ कि मैं अगर इस दुनिया में किसी से तहे दिल से प्यार करता हूँ तो वो केवल तुम हो लज्जो, बस तुम। फिर वो लिपस्टिक के निशान, वो सब क्या था? कहीं आपने शराब के नशे में वो सब? नहीं लज्जो, मैंने पी जरूर रखी थी, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं कभी नशे की हालत में अपनी मर्यादा नहीं लांघ सकता और वो लिपस्टिक के निशान उसने जरूर जानबूझकर लगाए होंगे ताकि तुम्हारे और मेरे बीच में झगड़े हो। वो वैसी ही है। और लज्जो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू लज्जो। मोहित की बातें सुनकर लज्जो शर्मा जाती है और उसका गुस्सा 1 मिनट में ही खत्म हो जाता है। जी ठीक है मोहित जी,
लबूटू। ओए होए होए। क्या मोहित जी, आप भी। लज्जो और मोहित के झगड़े फौरन ठीक हो जाते हैं और अब वो दोनों हनीमून पर भी जाते हैं। और ये सब देखकर विभा, राजदीप और सोनल का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगता है। अब उनके लौटने के बाद विभा एक नई चाल चलती है। वो जानबूझकर घर पर पड़ोसन का बच्चा लाती है और उसके साथ खेलने लगती है। अल्ले मिला बच्चा, इतना प्यारा है ले तू, अल्ले ले ले। अरे माँ, अब आप दादी होने का सुख दूसरों के बच्चों को ही देखकर ले लो, क्योंकि भैया के कारण अब हम उनकी औलाद का सुख तो नहीं देख सकते। भाभी किन्नर जो ठहरी, वो आपको बच्चा कभी नहीं दे पाएगी। सोनल की ये बातें सुनकर लज्जो को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी मोहित उसे जाकर शांत करता है। अरे तुम रो क्यों रही हो लज्जो? बस करो, चलो शांत हो जाओ। मोहित जी, मैंने आपको शादी का सुख तो दे दिया, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको बहुत सारी तकलीफें दे रही हूँ। मुझे अपनी बीवी बनाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। मैं वहाँ बस्ती में ही ठीक थी। खबरदार जो आइंदा से ऐसी घटिया बातें की तो। अरे किसने कहा कि तुम मुझे तकलीफ दे रही हो? अरे तुमसे शादी करने के बाद तो मेरी जिंदगी में रौनक आई है। और किसने कहा कि माँ वही होती है जो जन्म देती है? अरे पैदा करने वाली से बड़ी संभालने वाली माँ होती है, प्यार करने वाली होती है। और रही बात बच्चे की, तो हम उसे गोद ले सकते हैं। लेकिन प्लीज लज्जो, तुम्हें मेरी कसम, ऐसी छोटी छोटी बातों पर अपनी ये कीमती आंसू मत बहाया करो। मेरा दिल बहुत दुखता है। प्लीज लज्जो। ठीक है मोहित जी। फिर मोहित लज्जो को अपने सीने से लगाता है और सोनल और विभा की अब सारी चालें नाकामयाब हो जाती है। अरे माँ, आप तो बड़ा कह रही थी कि आप यूं चुटकियों में इन दोनों को अलग कर दोगी, लेकिन ये दोनों तो हमारी साजिशों के चलते दूर होने की जगह और ज्यादा करीब आ रहे हैं। अब बस हुआ, बहुत चल ली हमने चालें। अब तो उस किन्नर को घर से बाहर निकालने का एक ही रास्ता बचा है, और तभी वो किन्नर हमारी जिंदगी से दूर हो जाएगी। लेकिन वो क्या है माँ? अप्सरा। फिर विभा अप्सरा को बुलाती है और अप्सरा रोमा के साथ आकर मोहित की गैर मौजूदगी में लज्जो को अपने साथ लेकर जाने लगती है। छोड़िए, छोड़िए मुझे। अम्मा, रोमा, मुझे मत ले जाइए। मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। प्लीज अम्मा। चलना पड़ेगा तुझे, क्योंकि तू एक किन्नर है और तेरी असली जगह वहीं पर है, यहाँ पर नहीं। माँ जी, पापा जी, सोनल, इन्हें रोकिए ना। मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। अरे ले जा इसे अप्सरा, और ऐसी जगह पर भेज दे जहाँ पर मेरा बेटा कभी ना पहुँच पाए, और इसी में इन दोनों की प्रेम कहानी खत्म होनी चाहिए। बहुत खूब विभा, ये चाल तो तुमने बड़ी अच्छी चली है। अप्सरा अब लज्जो को दूसरे शहर की बस्ती में लेकर जाती है और वहाँ उसे खूब मारती है। अब तू इसी बस्ती में रहेगी। लेकिन मैं कहाँ पर हूँ? कहाँ लेकर आई हो आप मुझे? मुझे मेरे पति के पास जाना है। प्लीज अम्मा। अरे चुप कर, तेरा पति अब तुझ तक कभी पहुँच नहीं पाएगा, भूल जा उसे अब। अप्सरा लज्जो को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। लज्जो के पास ना तो मोबाइल होता है और ना ही मोहित तक पहुंचने का कोई और जरिया, और इस तरह से वो बेचारी उस अनजान शहर में फंस जाती है। वही जब मोहित को लज्जो के गायब होने के बारे में पता चलता है, तब वो उसे बहुत ढूंढता है। ऐसे कैसे गायब हो सकती है लज्जो? कहाँ गई होगी वो? कहीं अप्सरा ने तो। फिर मोहित अप्सरा के पास चला जाता है। अरे पगला गया है क्या रे तू? अगर मुझे उस धोखेबाज लड़की को यहाँ फिर से लाना ही होता
तो फिर चाहे कुछ भी करके किसी भी हाल में मैं उसे यहाँ पर लेकर ही आती, लेकिन वो अब हम सबके लिए मर चुकी है और तू भी यहाँ से चला जा। ठीक है, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना प्लीज अप्सरा, ये मेरी तुमसे छोटी सी गुजारिश है। मोहित अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। किस्मत ने अब मोहित और लज्जो को अलग कर दिया था। क्या लगता है आपको, क्या ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे? आखिर इनकी किस्मत में आगे क्या लिखा है, जानने के लिए देखना ना भूले इस कहानी का अगला भाग। और आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें